सभी को नमस्कार। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के ज्ञान सुधा सक्सेस साथी चैनल पर आप सभी का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। प्रतियोगी परीक्षाओं में तत्पर युवाओं की आवश्यकता तथा कॉलेज शिक्षा में विद्यमान विभिन्न संसाधनों के समायोजन की एक अद्भुत पहल हमारे कॉलेज शिक्षा के आयुक्त महोदय श्रद्धेय श्री संदेश नायक जी के द्वारा की गई, जिसका परिणाम इस ज्ञान सुधा चैनल के रूप में हम सभी के समक्ष है। मैं हम सभी की तरफ से हमारे आयुक्त महोदय का हार्दिक आभार अभिव्यक्त करती हूँ, उन्हें साधुवाद देती हूँ। मैं डॉक्टर विनीता श्रीवास्तव हूँ, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा में सह आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। मानवाधिकार एक ऐसा विषय है जो आजकल बहुत प्रचलन में है। प्रतियोगी परीक्षाओं में मानवाधिकारों से संबंधित विभिन्न प्रश्न काफी समय से निरंतर पूछे जाते रहे हैं। मेरे इस सेशन का उद्देश्य विद्यार्थियों को मानवाधिकार के विषय में जानकारी उपलब्ध कराना है, जिससे कि वो प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों को बहुत सरलता से हल कर सकें। मैं 2 वीडियोस के माध्यम से आप तक ये जानकारी शेयर करना चाहती हूँ। ये जो पहला वीडियो है, इसमें मानवाधिकारों को लेकर 20 प्रश्न और उनके उत्तर व्यवस्थित किए गए हैं, जिससे आपको मानवाधिकारों के विषय में एक समझ भी हासिल होगी और अगर कोई प्रश्न मानवाधिकारों से संबंधित आपके समक्ष आते हैं तो आप उनका बहुत सरलता से उत्तर दे पाएंगे। दूसरे वीडियो में, ये जो पहला वीडियो है, इसमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे और इसकी कंटिन्यूटी में जो दूसरा वीडियो शेयर किया जाएगा, उसमें 50 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे जो करंट अफेयर्स में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और जिनका जानना आप सभी के लिए बहुत लाभप्रद होगा। मानवाधिकारों पर सबसे आधारभूत प्रश्न है कि मानवाधिकार क्या है। तो मानवाधिकार वह अधिकार है जो मात्र हमें इसलिए प्राप्त है क्योंकि हम मानव के रूप में विद्यमान हैं। ये सार्वभौमिक अधिकार हैं जो राष्ट्रीयता, लिंग, राष्ट्र अथवा सजातीय उद्भव, रंग, धर्म, भाषा या अन्य किसी स्थिति की परवाह किए बिना हम सभी में निहित हैं। मानवाधिकारों की रेंज या सीमा बहुत विस्तृत है। इनमें जीने के अधिकार जैसा मौलिक अधिकार भी आता है तथा जिंदगी को जीने योग्य बनाने वाले अधिकार जैसे शिक्षा, कार्य, स्वास्थ्य तथा स्वतंत्रता भी समाहित है। मानवाधिकार कहाँ से आते हैं, ये अगला प्रश्न है। मानवाधिकार इस तथ्य से आते हैं कि हम सभी मात्र शारीरिक प्राणी नहीं हैं, वरन नैतिक तथा आध्यात्मिक प्राणी भी हैं। प्रत्येक व्यक्ति की मानवता को सुरक्षित करने के लिए मानवाधिकार आवश्यक हैं। मानव के योग्य जीवन को सुनिश्चित करने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक व्यक्ति एक मानव के रूप में योग्य गौरवपूर्ण जीवन जिए, मानवाधिकार आवश्यक हैं। मानवाधिकार कौन रखता है? मानवाधिकार किस किस को प्राप्त है, ये अगला प्रश्न। तो हमें स्पष्ट हो कि मानवाधिकार पूर्ण रूप से प्रत्येक व्यक्ति के हैं, चाहे बच्चे, आदमी, औरत, बुजुर्ग, कोई भी हो। चाहे कानून के परिदृश्य में देखें तो अपराधी हो, अंडर ट्रायल्स हो, आरोपी हो, सभी के मानवाधिकार होते हैं। कहाँ लोग रह रहे हैं
उसके आधार पर अगर हम देखें तो भी अफ्रीकन्स, अमेरिकन्स, यूरोपियंस सभी को मानवाधिकार प्राप्त हैं। चाहे कोई रिफ्यूजी है, राज्य विहीन लोग हैं, बेरोजगार है, रोजगार में शामिल लोग हैं, मानवाधिकार तो सभी को प्राप्त है। आतंकवादी गतिविधियां चलाने के आरोपी डांसर्स, एस्ट्रोनॉट्स, यहाँ तक कि आजकल काफी समय से चर्चा चल रही है कि एक अनबॉर्न चाइल्ड के मानवाधिकारों के संरक्षण भी किए जाने हैं। एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि क्या अपराधियों के भी ह्यूमन राइट्स होते हैं? तो पूर्ण रूप से प्रत्येक व्यक्ति के मानवाधिकार होते हैं। अपराधी भी इंसान है। मानवाधिकारों की शक्ति इस बात में निहित है कि मानव गरिमा की प्राप्ति में ये सभी को बराबर मानते हैं। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानवाधिकारों की देखभाल कौन करता है? हम सभी को मानवाधिकारों की देखभाल करनी चाहिए। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिनियम हैं जो सरकारों पर बंधन रखते हैं कि सरकारें अपने नागरिकों के साथ क्या कर सकती हैं। परंतु यदि कोई भी ये पॉइंट आउट नहीं करेगा कि सरकारें अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन कर रही हैं, तो सरकारें ऐसा करती जाएंगी। एक व्यक्ति के रूप में यह आवश्यक है कि हम मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु अपने दैनिक जीवन में दूसरों के अधिकारों का सम्मान करें, वरन अपनी सरकारों तथा दूसरों पर भी नजर रखें। यदि हम चाहें तो संरक्षणात्मक व्यवस्था हमारे लिए उपलब्ध होगी। क्या मेरे मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु किसी की कोई जिम्मेदारी बनती है? ये हमारा छठा प्रश्न है। इसका उत्तर है हाँ। किसी एक का अधिकार तद विषयक किसी अन्य की जिम्मेदारी के बिना अर्थहीन है। प्रत्येक व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह आपके व्यक्तिगत गौरव का उल्लंघन न करे, और आपकी सरकार ने क्योंकि अंतरराष्ट्रीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, अतः यह उसकी न सिर्फ नैतिक वरन कानूनी जिम्मेदारी भी है कि वह आपके मानवाधिकारों की रक्षा करे। सातवां प्रश्न जो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? मानवाधिकारों की परिभाषा क्या है? संयुक्त राष्ट्र के सार्वभौमिक उद्घोष 1948 के अनुसार मानव व्यक्ति में निहित गौरव से उत्पन्न अधिकारों को मानवाधिकारों के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक संयुक्त राष्ट्र संघ डॉक्यूमेंट के अनुसार निजता पर आक्रमण तथा मनमानी गिरफ्तारी तथा जेल से मुक्ति तथा भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य, देखभाल, शिक्षा तथा सोच, भाषण, सभा करने, धर्म, प्रेस, आंदोलन तथा सरकार में भागीदारी की स्वतंत्रता के अधिकार को मानवाधिकार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। भारत में 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, जिसके अनुसार एक व्यक्ति को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों तथा अंतर्राष्ट्रीय कोवेनेंस के अनुसार प्रत्याभूत अथवा देय स्वतंत्रता, समानता तथा गौरव से संबंधित अधिकार मानवाधिकार हैं। आठवां प्रश्न है, क्या मानवाधिकार सिर्फ अलोकतांत्रिक देशों में ही एक समस्या है? तो इसका उत्तर है कि आज भी विश्व में एक भी ऐसा राष्ट्र नहीं है जिसका मानवाधिकारों के संदर्भ में एक पूर्णतः स्वच्छ रिकॉर्ड या अभिलेख हो। ऐसा हो सकता है कि कुछ देशों में मानवाधिकार हनन के मामले ज्यादा अक्सर आते हैं अथवा ज्यादा बड़ी जनसंख्या को प्रभावित करते हों, किंतु मानवाधिकार का प्रत्येक अकेला मामला भी समस्या है जो नहीं होना चाहिए।
तथा जिसको डील किए जाने की आवश्यकता है। बहुत अधिक स्थापित लोकतांत्रिक देशों में भी मानवाधिकार हनन के एक भी मामले को इसलिए आराम से अथवा हल्के में नहीं लिया जा सकता कि वहां आमतौर से मानवाधिकार हनन का तुलनात्मक अच्छा रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकारों का उद्देश्य क्या है? तो मानवाधिकारों का उद्देश्य संस्थागत तरीकों से समाज के सदस्यों व अंगों द्वारा अथवा सरकारी मशीनरी तथा राज्य द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से मानव के अधिकारों की रक्षा करना है। साथ ही मानव व्यक्तित्व के बहुआयामी विकास को प्रोत्साहन देना है। कुल मिलाकर मानवाधिकारों का उल्लंघन या हनन किसी भी प्रकार से हो रहा हो, किसी भी संस्था के द्वारा हो रहा हो, चाहे वो स्थानीय स्तर की कोई लोग हों, पंचायत हो अथवा सरकारी मशीनरी हो, मानवाधिकारों का संरक्षण मानवाधिकारों का मुख्य उद्देश्य है और उसके लिए बहुत सी व्यवस्थाएं और संस्थाएं बनाई गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक, राज्य स्तर तक, उन सभी के द्वारा मानवाधिकारों का संरक्षण मानवाधिकार का मुख्य उद्देश्य है। साथ ही मानवाधिकारों के द्वारा व्यक्तियों के बहुआयामी विकास को प्रोत्साहन दिया जाएगा, ये भी ध्यान रखा गया है। मानवाधिकारों की प्रकृति पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो मानवाधिकारों की प्रकृति ये है कि मानवाधिकार एक स्थायी धारणा नहीं है, वरन परिवर्तनशील धारणा है। यह उभरती हुई अवधारणा है, मतलब जैसे जैसे कुछ नए मुद्दे सामने आते जाएंगे, वैसे वैसे मानवाधिकार संरक्षण हेतु नए नए प्रयास भी किए जाते रहेंगे और आवश्यकता हुई तो नए कानून भी मानवाधिकार संरक्षण के लिए सामने आते रहेंगे। जब मानवाधिकारों की अवधारणा पर प्रश्न किए जाते हैं तो मानवाधिकारों की विशेषताओं पर भी प्रश्न आते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन राइट्स? मानवाधिकारों की विशेषताएं क्या हैं? इस संदर्भ में हम मानवाधिकारों की विशेषताओं का क्रमबद्ध अध्ययन करने जा रहे हैं। मानवाधिकारों की पहली विशेषता है कि मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति में निहित है। मानवाधिकार किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा देय नहीं है। मानवाधिकारों को खरीदा, कमाया अथवा उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वो लोगों को प्राप्त हैं सिंपली इसलिए कि लोग मानव हैं। मानवाधिकार प्रत्येक मानव में निहित है। मानवाधिकारों की दूसरी विशेषता है कि मानवाधिकार मौलिक अधिकार हैं। मौलिक इसलिए क्योंकि उनके बिना जीवन तथा इंसान का गौरव ही अर्थहीन हो जाएगा। मानवाधिकार अविच्छेद्य है, इनअलाइनेबल है, मतलब मानवाधिकारों को छीना नहीं जा सकता। किसी को किसी भी कारण से किसी व्यक्ति को मानवाधिकारों से वंचित करने का अधिकार नहीं है। किसी देश का कानून चाहे ना माने अथवा ना पहचाने, फिर भी लोगों के मानवाधिकार तो होंगे ही। उदाहरण के लिए, जिन देशों में दास प्रथा थी और उसको कानूनन स्वीकृति प्राप्त भी थी, तब भी दासों के मानवाधिकार तो थे ही। ये बात और है कि उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा था। मानवाधिकार अविच्छेद्य हैं क्योंकि उन्हें किसी स्वतंत्र व्यक्ति से किसी न्यायसंगत तरीके से नहीं लिया जा सकता, उन्हें दिया नहीं जा सकता और ना ही जब्त किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति मानवाधिकारों का उपभोग नहीं करता है अथवा काफी समय बीतने पर भी मानवाधिकारों का दावा नहीं करता अथवा अपना हक नहीं जताता, तो भी मानवाधिकार होते नहीं हैं, खत्म नहीं होते हैं।
मानवाधिकारों को किसी आज्ञा द्वारा ना तो किसी को दिया जा सकता है और ना ही खोया जा सकता है। मानवाधिकारों की अगली विशेषता है कि मानवाधिकार अभाज्य है, यानी उन्हें विभक्त नहीं किया जा सकता। गौरवपूर्ण जीवन जीने के लिए सभी लोगों को स्वतंत्रता तथा जीने के सभ्य स्तरों की एक आवश्यकता है। इसीलिए मानवाधिकारों को बांटा नहीं जा सकता। मानवाधिकारों से मात्र इसीलिए किसी को वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि कुछ अन्य अधिकार ऑलरेडी वह उपभोग में कर रहा है। मानवाधिकारों की अगली विशेषता है कि मानवाधिकार सार्वभौमिक है। किसी के उद्भव, स्तर अथवा स्थिति व जगह जहाँ कोई रहता है कि निरपेक्ष या इनकी परवाह किए बिना मानवाधिकार सभी पर लागू होते हैं। रंग, लिंग, धर्म, राजनैतिक अथवा अन्य विचार, राष्ट्र एवं सामाजिक उद्भव से पृथक मानवाधिकार सभी मानवों के लिए एक जैसे हैं। हम सभी स्वतंत्र पैदा हुए हैं तथा गौरव तथा अधिकार में समान हैं। मानवाधिकार सार्वभौमिक है। मानवाधिकार सार्वभौमिक है क्योंकि एक की क्रियान्विति अथवा उपभोग दूसरे की प्राप्ति के बिना नहीं हो सकता। इसलिए मानवाधिकारों को अंतर्निर्भर अथवा इंटरडिपेंडेंट माना जाता है। अगला प्रश्न मानवाधिकारों की विभिन्न पीढ़ियों से संबंधित है। मानवाधिकारों का विभाजन 3 पीढ़ियों में किया जाता है। यह विभाजन फ्रांसीसी क्रांति के 3 मूल सिद्धांतों का अनुसरण करता है: स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व। पहली पीढ़ी के मानवाधिकारों को, जिन्हें कभी-कभी नीला अधिकार भी कहा जाता है, प्रमुख रूप से स्वतंत्रता और राजनीति में भाग लेने से संबंधित हैं। ये मौलिक रूप से नागरिक और राजनीतिक प्रकृति के हैं। ये राज्य की निरंकुशता से व्यक्ति की रक्षा के लिए हैं, इसीलिए इन्हें नकारात्मक अधिकार माना जाता है। पहली पीढ़ी के अधिकारों में अन्य बातों के अलावा जीवन का अधिकार, कानून के समक्ष समानता, बोलने की स्वतंत्रता, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता और मतदान जैसे अधिकार शामिल हैं। दूसरी पीढ़ी के मानवाधिकारों में समानता के अधिकार सम्मिलित हैं। ये मूल रूप से आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार हैं। ये विभिन्न नागरिकों को समान स्थितियों एवं बर्ताव की गारंटी देते हैं। न्यायसंगत एवं अनुकूल स्थिति में रोजगार, भोजन, आवास, स्वास्थ्य, देखभाल के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा एवं बेरोजगारी भत्ते भी इसमें शामिल हैं। इन अधिकारों को लाल अधिकार भी कहा जाता है। इन अधिकारों का सम्मान करने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है, किंतु सरकार के संसाधनों को भी ध्यान रखा जाता है। जैसे हमारे यहाँ के नीति निर्देशक तत्व हैं, हम कह सकते हैं कि इन अधिकारों की प्रकृति कुछ हद तक इसी तरह की है। तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकारों को कुछ लोग हरे अधिकार भी कहते हैं। इन अधिकारों का स्पेक्ट्रम अत्यंत व्यापक है। समूह और सामूहिक अधिकार, आत्मनिर्णय का अधिकार, आर्थिक और सामाजिक विकास का अधिकार, स्वस्थ वातावरण का अधिकार, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकार, संवाद तथा संचार का अधिकार, सांस्कृतिक विरासत में भागीदारी का अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी तथा स्थिरता का अधिकार इसमें सम्मिलित है। मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु क्या कानूनी उपकरण उपलब्ध हैं? मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से उपकरण उपलब्ध हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु कोवेनेंस बनाए गए हैं, जिसमें से प्रमुख हैं मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948, ICCPR
इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966 तथा ICESCR, द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स 1966। ऑप्शनल प्रोटोकॉल भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो 1966 में ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया था। What are the legal documents for the protection of human rights? संयुक्त राष्ट्र के सार्वभौमिक उद्घोष 1948 के बाद से ही बहुत सी संधियों तथा समझौतों पर मानवाधिकार संरक्षण हेतु निर्णय लिए जाते रहे हैं। यूं तो अनगिनत समझौते मानवाधिकार संरक्षण के लिए अभी तक लिए जाते रहे हैं, लेकिन प्रमुख संधियां तथा संधियों की सूची इन 2 स्लाइड्स में दी जा रही है। आप पॉज करके इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक प्रश्न फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीडॉ? सीडॉ की फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन। सीआरसी भी बहुत महत्वपूर्ण कन्वेंशन है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरसी? ये भी प्रश्न पूछा जाता है, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। मानवाधिकार संरक्षण के कुछ रीजनल सिस्टम्स हैं जिनमें प्रमुख है यूरोपियन ह्यूमन राइट्स सिस्टम, इंटर अमेरिकन ह्यूमन राइट्स सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटीज चार्टर ऑफ ह्यूमन एंड पीपल्स राइट्स। कुछ और रीजनल व्यवस्थाओं पर बातचीत चल रही है, प्रपोजल्स चल रहे हैं और प्रगति में है, जैसे एन इस्लामिक ह्यूमन राइट्स ट्रीटी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस एंड अ रीजनल ट्रीटी फॉर साउथ ईस्ट एशिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से गैर सरकारी संगठन भी मानवाधिकार संरक्षण हेतु कार्यरत हैं, जिनमें से प्रमुख हैं इंटरनेशनल कमेटी ऑन द रेड क्रॉस, द डायरेक्टरी ऑफ ह्यूमन राइट्स इंटरनेट, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट्स, एमनेस्टी इंटरनेशनल, एंटी स्लेवरी सोसाइटी, आर्टिकल 19 एंड वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस। ये अपने आप में बहुत ही सक्रिय रूप से मानवाधिकार संरक्षण हेतु कार्य करने वाली एनजीओज हैं। आप इनमें से किसी के बारे में भी डिटेल विवरण चाहते हैं तो आप गूगल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो वी हैव द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। मानवाधिकार संरक्षण हेतु नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स है, जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है, और विभिन्न राज्यों में भी मानवाधिकार संरक्षण हेतु आयोगों की स्थापना की गई है। ये सभी अपनी अपनी सीमाओं में मानवाधिकार संरक्षण हेतु प्रयास कर रहे हैं। इस सेशन का अंतिम प्रश्न, किंतु सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम मानवाधिकारों के संरक्षण में क्या भूमिका अदा कर सकते हैं, क्या तरीके हम उपयोग कर सकते हैं कि मानवाधिकार संरक्षण कर सकें। और यहाँ यह स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मानवाधिकार एक ऐसी अवधारणा है जो कानूनों, परंपराओं तथा धर्म के द्वारा सदियों से मानी जाती रही है। किसी न किसी तरीके से ये एक समझ सभी में स्थापित करना कि आप दूसरों के साथ ऐसा कुछ ना करें जो आप नहीं चाहते कि कोई आपके साथ करे,
मानवाधिकार संरक्षण में महत्वपूर्ण हो सकती है। आप नहीं चाहते कोई आपके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करे, तो आप भी किसी और के साथ ऐसा व्यवहार न करें। इन अधिकारों के संरक्षण के लिए आवश्यक है कि हमें मानवाधिकारों की समझ हो और उससे संबंधित कानूनों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो। बी इन्फॉर्म्ड, अवेयर एंड सेंसिटिव, ये मूल मंत्र हो सकता है मानवाधिकारों के संरक्षण का। यदि हम मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशील होंगे तो स्वतः ही अन्य लोगों के मानवाधिकार हनन में कोई भूमिका अदा नहीं करेंगे। मानवाधिकारों का प्रचार प्रसार जिस भी माध्यम से हो हम लोग कर सकते हैं और उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारे युवा उठा सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण समूह हैं जो ज़्यादा वल्नरेबल माने जाते हैं, जैसे बच्चे हैं, महिलाएं, बुजुर्ग, SC ST एंड OBC कैटेगरी के लोग, विकलांग लोग। तो कुछ स्पेसिफिक समूह हैं जिनके मानवाधिकार संरक्षण के लिए विशेष प्रयास करने की ज़रूरत है। हम आसपास समीक्षा करें और कहीं पर भी मानवाधिकार हनन के मामले हमारे सामने आते हैं तो उसमें स्वयं कोई भूमिका निभाएं। अगर हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं तो भी बहुत सारे तरीके हैं जिनके द्वारा हम लोगों के मानवाधिकार संरक्षण में कुछ कर सकते हैं। मीडिया एडवोकेसी एक तरीका है। हम डायरेक्टली कुछ नहीं करना चाहते, हमें सूचना मिल रही है, उसकी सूचना हम मीडिया को दे सकते हैं। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो विभिन्न अधिनियमों के तहत या मानवाधिकार अधिनियम के तहत है, उनको हम सूचित कर सकते हैं। पुलिस विभाग को सूचित कर सकते हैं। कहीं पर भी अगर हमें मानवाधिकार हनन के मामले सामने नजर आते हैं तो उसकी सूचना हम विभिन्न उन संस्थाओं को दे सकते हैं जो मानवाधिकार संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं और सक्रिय भागीदारी दे रही हैं। एक सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ नॉन एनक्रोचमेंट ऑफ अदर्स राइट्स। अगर आप नहीं चाहते कि कोई आपके अधिकारों का अतिक्रमण करे तो आप भी किसी और के अधिकारों का अतिक्रमण न करें। अक्सर अगर हमारे पास शक्ति आती है या हमें ऐसे मौके मिलते हैं कि कोई अवेयर नहीं है और हम उसके अधिकारों का अतिक्रमण अपने फायदे के लिए कर सकते हैं, तो ऐसा करने के लिए लोग लालायित हो सकते हैं। लेकिन किसी भी स्थिति में हमें ध्यान रखें कि हम किसी और के अधिकारों का अतिक्रमण न करें। अगर हमारे पास शक्ति आती है तो उस पर हम एक स्वतः ही चेक या नियंत्रण रखें। हमारे युवा समूह बनाकर मानवाधिकार संरक्षण हेतु चेंज एजेंट की भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। आपके पास समय भी है, बहुत सारे नए प्लेटफॉर्म्स भी हैं, जैसे सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। तो आप लोग समूह बना सकते हैं और जहाँ कहीं भी मानवाधिकार हनन के मामले नज़र आते हैं आप मिलकर आवाज़ उठा सकते हैं। सभी लोग हमेशा उपलब्ध नहीं रहेंगे, पर समूह के जितने सदस्यों के पास समय है वो जाकर हेल्प कर सकते हैं उस व्यक्ति की जिसको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अकेले की आवाज़ सही होते हुए भी दब जाती है बहुत बार, लेकिन अगर लोगों का समर्थन मिल जाता है तो स्थितियों में बहुत अंतर आ जाता है। तो मेरी आप सभी से अपील है कि मानवाधिकार संरक्षण में आप प्रैक्टिकली जो भी कर सकते हैं वो करें। पढ़ना है, समझना है, प्रतियोगी परीक्षाओं में अपीयर होना है, वो अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन एक्शन अपनी जगह महत्वपूर्ण है। आपके कॉलेजेस में ह्यूमन राइट्स कमेटीज़ हैं, उसमें आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। कॉलेज के आसपास कहीं पर भी अगर लगता है कि कुछ किए जाने की ज़रूरत है तो वो करें। आपकी जो भी सोच है, जो समझ है मानवाधिकारों के बारे में, वो एक्शन में नज़र आनी चाहिए। एक और बिंदु जिस पर हमें डिस्कशन करना है, मानवाधिकार संरक्षण हेतु ज़रूरी है कि लीगल एड और लीगल राइट्स के बारे में
अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचे। कॉलेज के आसपास, आपके गांव में जो भी इस तरह के समूह नज़र आते हैं, जिनको कुछ जानकारी लीगल एड देने की ज़रूरत है, उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लीगल एड इंस्टीट्यूशंस हमारी सोसाइटी में हैं। गवर्नमेंट बहुत सारे संस्थाओं के ज़रिए लीगल एड देती है। लीगल एड सेल हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो आप लोगों के लिए लीगल एड्स के कार्यक्रम अरेंज करवा सकते हैं और खुद भी लीगल राइट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं अपने इस सेशन को विराम देना चाहती हूँ। अपने अगले सेशन में हम मानवाधिकारों पर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की समीक्षा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।